अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में हाहाकार मच गया। एक दो नहीं बल्कि 16 ताकतवर आईएएस अफसरों का एक साथ तबादला कर दिया गया और आज सुबह से उत्तर प्रदेश के पावर कॉरिडोर में इन अफसरों के तबादलों की ज़बरदस्त और बहुत चर्चा है। तो आज की परिचर्चा इन्हीं तबादलों पर हम आयोजित करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज सुबह 8:43 पर उत्तर प्रदेश के शक्ति केंद्र लोक भवन में भूचाल आ गया। क्या आ गया? भूचाल। क्यों आया? 16 सबसे ताकतवर अधिकारियों का तबादला हो गया, वो भी सुबह 8:43 पर। लिस्ट सार्वजनिक हो गई और मुख्यमंत्री 8:30 पर उड़ान भर लिए कर्नाटक के लिए और 8:43 पर यह सूची जारी हो गई। सूची जारी होते ही सुबह हाहाकार मच गया। लोक भवन में भूचाल आ गया। मीडिया दफ्तरों के फ़ोन घनघनाने लगे, टीवी पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। क्या? 16 सबसे ताकतवर अधिकारियों का तबादला। कल अवनीश अवस्थी के रिटायर होने के बाद सनसनी फैली रही और आज इन अधिकारियों के तबादलों ने ज़बरदस्त भूचाल नौकरशाही के भीतर उत्पन्न कर दिया गया। सबसे ताकतवर अफसरों की कुर्सी छीन ली गई है और कुछ लोगों को बड़े बड़े पद से विभूषित कर दिया गया। जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनको हटाया जाएगा, उनकी कुर्सी छीन ली गई, उन्हें पैदल कर दिया गया। और जिनको लगता था वो साइड में पड़े हुए हैं, बेहतरीन तैनाती पा गए। इन तबादलों में बहुत ढेर सारी कहानियां भी छिपी हुई हैं, बहुत ढेर सारे मसले भी छिपे हुए हैं। इन तबादलों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के अपने सचिवों से झगड़े भी छिपे हुए हैं और ये तबादले बहुत कुछ कहानी कहते हैं। ये सामान्य अफसरों के तबादले नहीं हैं बहनों भाइयों, ये असामान्य तबादले हैं। असामान्य क्यों हैं? क्योंकि जिनके तबादले हुए हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत ताकतवर अफसर हैं, सीधे सरकार में पैठ वाले, डायरेक्ट, मतलब मामला डायरेक्ट वाले थे। और कुछ बहुत लंबे समय से साइड में थे, उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। तो इन तबादलों के पीछे के कारण क्या हैं? और दूसरी बात, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और एसीएस से नाराज थे और दोनों डिप्टी सीएम को कामयाबी मिल गई अपने प्रमुख अपर मुख्य सचिवों को हटवाने में। ब्रजेश पाठक कामयाब रहे अमित मोहन को साइड कराने में और केशव मौर्य कामयाब रहे मनोज सिंह से ग्राम्य विकास और आरईएस का चार्ज हटवाने में। दोनों सफल रहे। लेकिन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सरकार का सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर विंग, नवनीत सहगल की विदाई आश्चर्यजनक, कोई सोच नहीं सकता था। और आज सुबह 8:43 पर रुखसती का फरमान। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है, 1995 बैच संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के विश्वस्त और अब कुछ ज़्यादा विश्वस्त, उनको सबसे ताकतवर अफसर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। संजय प्रसाद के पास मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट अवनीश अवस्थी वाला, सूचना जनसंपर्क, प्रोटोकॉल और सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट का चार्ज। तो आज की डेट में संजय प्रसाद लोक भवन में एसपी गोयल के बाद सबसे ताकतवर अधिकारी हैं, 1995 बैच। तो ये बदलाव क्यों हुआ? हमें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। क्या ये बदलाव राजनीतिक टकराव का कारण का विषय है या फिर ये ब्यूरोक्रेसी में कामकाज को ठीक करने के लिए है? लेकिन अचानक ऐसा क्या होगा कि इतना बड़ा भूचाल आ गया और उन्हें भी हटा दिया गया जो दूसरों की तैनाती कराया करते थे? ये कैसे हो गया? आज हम इस बारे में खुलकर चर्चा करेंगे और बड़ी ओपन चर्चा होगी। आज मेरे साथ डिबेट में अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, हरिशंकर पांडे जी हैं पूर्व अध्यक्ष हैं पीसीएस संघ के, उमाशंकर पांडे हैं मेरे साथ कांग्रेस से हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हैं। थोड़ी देर में फॉर्मर सेक्रेटरी और पूरा आईएएस अधिकारी हरीशचंद्र जी भी मुझे ज्वाइन करेंगे, बहुत ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। पुरी जी, आज सोच रहा हूँ कार्यक्रम आपसे शुरू करूँ, कैसा रहेगा? जी,
ये एक साथ एक दो नहीं बल्कि 16 अफसरों का तबादला आपने कर दिया, वो भी एक से बढ़कर एक, ताकतवर, तीरंदाज, मजबूत, बड़े बड़े पाए वाले अफसरों को आपने एक साथ हटा दिया। क्या कारण था? कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट है या फिर कुछ और बात है? जी, मैं एक एक करके सारे विषय रख देता हूं। कुछ अधिकारी भारत सरकार के इम्पैनलमेंट के बाद उत्तर प्रदेश आए थे, जिसमें कल्पना अवस्थी जी एक नाम है। कुछ अधिकारी काफ़ी लंबे समय से, एक सामान्य तौर पे ब्यूरोक्रेसी में 2 से 3 साल किसी सचिव के टेन्योर के बारे में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं वो रखे गए थे। हमने उसको फॉलो किया। ताश के पत्ते की तरह रोज ब्यूरोक्रेसी नहीं बदली गई। तो कुछ ड्यू भी थे। कुछ जगहों के ऊपर सरकार की फंक्शनिंग में मिनिस्ट्रियल लेवल से जो डिसीजन कैबिनेट के हैं उनको ट्रांसलेट होने में कुछ जगह कठिनाइयां थी। ये भी सही है, क्योंकि ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे नहीं होती। हम तो सार्वजनिक रूप से सीधी बात करने वाले लोगों में से हैं। तो ये सरकार का दायित्व होता है कि वह कुछ लोगों को जिनकी परफॉर्मेंस किसी एक जगह पर कुछ है उसको भी असेस करे, इवेल्युएट करे और उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस करे। तो रोज रात में 12 बजे, जैसा पूर्ववर्ती सरकारों में कांग्रेस के रिजीम में हमने देखा, श्री मोतीलाल वोरा जी जब राज्यपाल थे, मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है, 2 से 2:30 बजे रात को प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव नियुक्ति बुलाए जाते थे और तबादले लिस्ट जारी होती थी। अभी कुछ दिनों पहले हमने सुना था सर ये भी तबादले रात में ही हो गए थे, जारी किए गए 8:43 नहीं, रोज नहीं होते। एक सिस्टम के हिसाब से चीजें कही गई। एक मऊ वाले साहब थे जो चुनाव के बीच में ही अपने कलेक्टर और कप्तान को बता रहे थे कि भविष्य के मुख्यमंत्री कैसे उनको डील करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक तो आपका ये कहना है कि आपने कामकाज को बेहतर करने और जो लोग ठीक नहीं कर रहे थे उनको फेरबदल किया, ये कहना चाहते हैं ना? कई जगह चीजें ट्रांसलेट होने में कठिनाइयां थी, वो बेटर ट्रांसलेशन हो, ये दी डे की गवर्नमेंट का। नवनीत सहगल ऐसा कौन सा ट्रांसलेशन था जो नहीं कर पा रहे थे? मैं इंडिविजुअल किसी अफसर बेस्ड डिसीजन के ऊपर कभी बात नहीं करता, क्योंकि आप ही कह रहे थे भाई साहब, मैं तो आपसे आ रहा हूं। 58 से 60 साल की अधिवर्षता आयु के अंदर विभिन्न दायित्व आपको शासकीय सेवा में मिलेंगे और उनके अंदर तबादला होना कोई बहुत बड़ा विषय मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय दलों की सरकारें रहीं उनमें अफसर इतने ताकतवर हो गए थे कि वो उस प्रदेश की राजनीति और राजनीतिक दलों के कोषों का भी संचालन करते रहे। अभी नहीं करते? मुझे तो लगता नहीं। अगर कोई है तो कोई तथ्यात्मक रूप से चीजें सामने लाए। पैनल में काफी लोग हैं, सब लोग अपना अपना पत्ता खोलेंगे ना। बिल्कुल खोले। अच्छा, दूसरा एक और विषय है जी, और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल स्वागत। अब आपके मंत्री ठीक से काम कर पाएंगे ना? आप सचिवों से झगड़ा खत्म किया, अभी अब चलेगा इसके बाद भी? नहीं, सचिवों से झगड़ा नहीं, क्योंकि सचिवों से झगड़ा ही चल रहा था, तभी तो काम धाम रुका था सब। देखिए, आप जिस संदर्भित विषय को बता रहे हैं, मैं तो सीधे बात करता हूं। मैंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया। आप जबरदस्ती नार्को दे रहे हैं। नहीं, नार्को नहीं, आपने डीसीएम लेवल से शुरू किया। मैंने पूछा ही नहीं आपसे सवाल भाई साहब। मुझसे नहीं पूछा, लेकिन जनता के लिए तो आपने एक सवाल सार्वजनिक किया ना डीसीएम लेवल। ये था ना, पर्दा हट गया। नहीं, कोई पर्दा नहीं हटा, और लोकतंत्र में पर्दे रहने भी नहीं चाहिए। लोकशाही में लोकराज लोकलाज से चलना चाहिए, सार्वजनिक रहना चाहिए जी। अगर तबादले के बारे में कैबिनेट ने एक नीतिगत फैसला लिया है और वो नीतिगत फैसला ट्रांसलेट नहीं हो रहा है और ट्रांसलेशन का काम उस विभाग के प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव लेवल, जो भी उस समय डीडे में डेजिग्नेशन रहा हो, उनको करना है। पूरी तो इससे तनाव नहीं। आप बहुत विद्वान हैं, शब्दों से खेलना जानते हैं, पर यहाँ लोग कमजोर नहीं है। नहीं, यहाँ भी कोई कमजोर नहीं। आप ऐसा ना घुमाएं, आपसे जो पूछा गया वो जवाब मैंने उत्तर दिया। बताएं, मैंने उत्तर दिया। अब तो आपके मंत्रियों को कोई समस्या नहीं। मुझे लगता है कैबिनेट के डिसीजंस को ट्रांसलेट करने में अब बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। अब ठीक से सब काम करेंगे मंत्री लोग। चेंजेस फॉर बेटर। सचिव लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, परिवर्तन अच्छे के लिए होगा। ऑल राइट। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान मेरे साथ मौजूद हैं, लार्जेस्ट अपोजिशन है। नाहिद जी, आज 16 सबसे ताकतवर अफसरों को एक साथ, किसी को पैदल किया गया, किसी को मुकुट पहनाया गया, किसी को माला पहनाई गई तो किसी को छीनी गई। तो इन सब तबादला जो हुआ आज, तो कई नाम हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं, जिनका जिक्र अभी पुरी जी भी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी क्या मानती इन तबादलों के पीछे कहानी? ब्रजेश जी, अभी 5 माह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी है। जब से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, प्रदेश में जो है बर्बादी हो रही है।
अब आप ये देखिए कि इन 5 महीनों में आए दिन सुनने में आता है कि ब्यूरोक्रेसी में तबादले हो रहे हैं। मतलब ताश की गड्डी जैसे जो है फेंटे जा रहे हैं सारे अधिकारी। अब स्पष्ट दिख रहा है कि सत्ताधारी जो है नाकाबिल है, इसीलिए ताश की गड्डी जैसे फेंट रहे हैं अधिकारियों को। अब ये आप समझे ना कि सह सवार ही जो है घोड़े की सवारी अच्छे से कर सकता है, नाकाबिल और नाअहल लोग नहीं कर सकते हैं। और इसका मैं उदाहरण आपको देती हूँ। अभी स्वास्थ्य विभाग में ये तो ऑन रिकॉर्ड एक खुलकर आया कि मृत डॉक्टर और रिटायर्ड डॉक्टर्स की भी पोस्टिंग कर दी गई ताकि अपने चहीते लोगों को पोस्टिंग कर सके। अब इससे बड़ा प्रूफ तो है नहीं ना कि ये सरकार जो है नाकाबिल और नाअहल लोगों के हाथों में है। और फिर आप जो ट्रांसफर पोस्टिंग की अक्सर हम लोग बातें करते रहते हैं और दिखता है, तो ये तो लोगों को दिखाने के लिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। वस्तुतः ये है कि दरअसल इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। 70 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आईपीएस अधिकारी ने खुलकर पब्लिकली कहा कि प्राइम पोस्टिंग के लिए 80-80 लाख जो है लखनऊ पहुंचाने पड़ते हैं। तो ये जो हो रहा है ये भ्रष्टाचार का भी खेल हो रहा है। और अभी जो आप नवनीत सहगल की बात कर रहे थे, अब नवनीत सहगल को कुछ नहीं तो कल्याण सिंह जी की बात को याद कर लेना चाहिए था कि 1993 में कल्याण सिंह जी ने कहा था कि बीजेपी जो है पहले लोगों का इस्तेमाल करती है और फिर उनको जो है नुकसान पहुंचाकर निकाल देती है, जैसे मेरे साथ किया। और फिर उन्होंने लाखों लाख कोसा बीजेपी को और फिर उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली, जनक्रांति पार्टी। अब नवनीत सहगल को उनसे सीख लेना चाहिए था। भाई उन्होंने नवनीत सहगल ने बहुत कोशिश की कि इन्वेस्टर मीट के जरिए इन्वेस्टमेंट्स जो है यूपी में और बढ़े और लोग आए इन्वेस्ट करने। आपको इतनी सिंपैथी क्यों है नवनीत सहगल के साथ? है भ्रष्टाचार चरम पे, राजनीति आपको इतनी सिंपैथी क्यों है मैडम? नहीं, आप जिक्र कर रहे थे जी। मुझे चिंता प्रदेश की, चूंकि आप अभी जिक्र कर रहे थे नवनीत सहगल का, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं, पूरी जी का मित्र है, मैंने तो पूछा बस। खेला हुआ जिसमें बीजेपी का जो प्रचार हुआ उसका भी नतीजा है कि उनको खेल कूद का डिपार्टमेंट तो अब तो मंत्री लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डिप्टी सीएम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो ठीक से सब काम होगा कि नहीं? अब तो 16 बदल गए, अब तो ठीक है सब। अरे ब्रिजेश जी इनके खुद के मंत्री स्वतंत्र देव, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अकेले पूरा पैसा डकार लेना बुरी बात है। और फिर इनके मंत्री तो खुद बता रहे हैं नमामि गंगे के नाम पे ये नारा देकर आए थे और उसमें भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ तक ये वो पार्टी है जो गौ माता, जो जिसका नारा ये देकर सरकार में आए, गौवंश के चारा में अरबों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। कहीं जिंदा जलाई जा रही है, कहीं जिंदा दफनाई जा रही है। ये देखिए ना, बांदा में 250 गौवंश जो जिंदा दफना दी, गाजियाबाद में जो 100 गौवंश की गौशाला में आग लगा दी, जिंदा जल गई। अक्सर आता है लखनऊ, गाजियाबाद। तो आप ये मानती हैं कि ये जो ताजा तबादले हुए हैं इसके बाद अब थोड़ा सा कुछ कामकाज ठीक होगा? डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार, अब कामकाज ठीक होगा? नहीं, कामकाज की तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते बीजेपी से। ये तो वो पार्टी है जो कंठ कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी है। अभी आप ये देखिए कि अभी 2 दिन पहले की बात है, तिवारी नामक युवक, वो जो है ये सीएम ऑफिस और विधानसभा के पास जो बीजेपी का कार्यालय है उसके अंदर उन्होंने पेट्रोल डालकर अपने आप को जला लिया। थैंक यू मैडम, शुक्रिया। मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि बीजेपी और पुलिस नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। उन्होंने अपने आप को जला लिया। बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार आप देखिए मुरादाबाद, मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा, आप बाकी विचार रख लीजिएगा। होने के कारण थैंक यू, तेजाब पी लिया। थैंक यू। मैं आता हूं आपके पास। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अरे थैंक यू मैडम, मैं दूंगा टाइम, इसके बाद रख लीजिएगा। महिला उत्पीड़न, थैंक यू, सीनियर सिटीजन्स की उत्पीड़न, दलित हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा। किडनैपिंग, हत्या, हर इसके बाद जो राउंड आएगा उसमें ये मुद्दा आप उठा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल उठाइएगा। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आज इतना मुंह फुलाए क्यों बैठे हो भाई पांडे जी? नहीं ब्रजेश जी, अरे आज इतना ट्रांसफर हो गया, हाहाकार मचाए, भूचाल मचाए और आप मुंह बनाए बैठे हो। अरे थोड़ा खुश रहो, हंसा करो कभी। बताओ क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? ट्रांसफर ही तो हुआ है। ब्रजेश जी, मैं अमित पुरी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ऊंट की चोरी, क्या कुछ ऐसे बोले हाँ, थे? न्यूरे टाइप। पूरा खेल इसी पर आधारित है। सही अमित पुरी जी ने कहा, उन्होंने सरकार की मंशा बता दी। ये पूरा खेल जो है भ्रष्टाचार का है, चोरी का है। अमित पुरी जी जानते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी चोरियां होती हैं। ऊंट एक बड़ा जानवर होता है, तो बड़े भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। उसी भ्रष्टाचार के पीछे बड़े बड़े तबादले हुए। अमित मोहन प्रसाद, आपको याद है कोरोना काल में भी इन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए थे। आपको याद है कि इनके खिलाफ हाई कोर्ट के अवमानना का भी केस चला,
केस क्या था, किसी चिकित्सक का भुगतान नहीं कर रहे थे ये, और वो हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, फिर भी इन्होंने नहीं माना। इनके खिलाफ लोकायुक्त की जांच, इनके खिलाफ पीएमओ ने मुख्य सचिव को लिखा कि इनके खिलाफ जांच करिए। तो हटा तो दिए गए, कहां हटाए गए हैं ब्रजेश जी? एमएसएमई में भेजेंगे। ये पनिशमेंट है क्या? ये तो कोई पनिशमेंट नहीं है। तो इसीलिए गुस्साए हो। भ्रष्टाचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है इन बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के नीचे। तो क्या किसी संवेदनशील राजनीतिक व्यक्ति को इस बात पर गुस्सा नहीं आएगी? मैं तो बहुत दुखी हूं ब्रजेश जी कि ये अधिकारियों के दम पर सरकार चलाने वाले योगी आदित्यनाथ जी कब समझेंगे कि जिन लोगों को जनता ने चुन के भेजा है, जिन मंत्रियों को, उनको भी तो काम दे दें। कभी इनका कोई मंत्री इस्तीफा देने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं क्या काम हो रहा है, और कोरोना काल में इन्हीं अधिकारियों के दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम करा दिया। कहीं पर लाशों को कुत्ते खा रहे हैं तो कहीं चील कौवे नोच रहे थे। ये यही तो अधिकारी थे, यही तो अमित मोहन प्रसाद थे। चुनाव तो जीत के आए ना। जीत के आए, वो जिस लिए जीत के आए उसकी चर्चा हम लोग, उस नफरत की आग की चर्चा बाद में कर लेंगे। लेकिन अब एक चीज समझिए, इन तबादलों में आपत्ति क्या है ये बताओ मुझे। तबादले में आपत्ति, अमित मोहन प्रसाद जिनके ऊपर इतने बड़े चार्जेज हैं, उनको आपने स्वास्थ्य विभाग से उठा के एमएसएमई में भेज दिया, तो क्या उनके चार्जेज और ये पनिशमेंट हो गया? उनके ऊपर जो चार्जेज हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, क्या वो धुल गए? और मजेदार बात मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं ब्रजेश जी, हमसे मैंने नहीं किया ट्रांसफर, अमित पुरी की सरकार। नहीं मैं तो नहीं किए। अच्छा, मुझसे क्यों पूछोगे? नहीं, आप पत्रकार हैं, आपके हाँ, पास इंफॉर्मेशन है। आपको पता है ना ब्रजेश जी, समाचार पत्रों में आया, अवनीश अवस्थी के सेवा विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र को भेजा था और उनको सेवा विस्तार नहीं मिला, और अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ पीएमओ ने जांच का आदेश दिया तो उनका केवल विभाग बदल दिया गया। दो उप मुख्यमंत्री सफल हो गए अपने अपर मुख्य सचिव को, अपने प्रमुख सचिव को हटाने में। तो ये खेल क्या घात प्रतिघात का नहीं है? और क्या इस घात प्रतिघात भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश की जनता तबाह और बर्बाद नहीं हो रही है? क्या एमएसएमई तबाह और बर्बाद सेक्टर कर दिया गया? क्या स्वास्थ्य विभाग बदहाल नहीं है? लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है? अभी क्या चाहते हो, सब निरस्त कर दिया जाए? क्या ट्रांसफर पोस्टिंग का अभी अमित मोहन प्रसाद की देख रेख में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ क्या? आप तो उसके पीछे ही पड़ गए। नहीं, मैं पीछे जो एक भी बात क्या मैं तथ्यविहीन कर रहा हूं? क्या स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार तबादलों में नहीं हुआ ब्रजेश जी? आप बताइए। अगर नहीं था तो फिर जिनको ट्रांसफर किया गया था उनको चीफ सेक्रेटरी ने जांच की थी उनके खिलाफ। हाँ, की थी ना। तो क्या जिसके खिलाफ लोकायुक्त की जांच हो, हाई कोर्ट की जांच हो, पीएमओ जांच का आदेश करे, मुख्य सचिव जांच करे, उसको आपने क्या किया? स्वास्थ्य विभाग से उठा के एमएसएमई में भेज दिया। जो यहां कर रहे थे वही वहां करेंगे। थैंक यू पांडे जी, शुक्रिया आपका। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित किया जाएगा। हरिशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। 38 साल उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी की हैं और पीसीएस संघ के अध्यक्ष रहे हैं। आईएएस बने थे लेकिन लेने से मना कर दिए थे। बहुत शुक्रिया आपका हरिशंकर जी। ये तबादला हो गया सबका, क्यों? अभी आप ब्रजेश जी कह रहे थे कि इन तबादलों से कितना फ़ायदा होगा और ये कितने उपयोगी हैं प्रदेश के लिए। तो हम ये केवल कहना चाहते हैं कि अगर आप इनका गहनता से अध्ययन करिए तो आप पाएंगे कि इसमें मंत्री को की स्तर को और मंत्री की स्थिति को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है इस ट्रांसफ़र से। साबुत कैसे? साबुत सचिव भी नहीं दिए गए हैं। एक सचिव को दो मंत्रियों के अंडर में एक सचिव को रखा गया है। कुछ सचिव इतने प्रभावशाली हैं कि वो एक विभाग नहीं देखेंगे, वो 2 मंत्री का एक सचिव है। अब आप ये बताइए कि जब यहाँ पर मंत्री को एक अदद, एक पार्टी एक पद तो माना हमने सुना था, उसी तरह से एक पद, एक सचिव, एक मंत्री तो कम से कम होना चाहिए। बड़े बड़े मंत्रियों तक को एक सचिव साबुत नहीं मिला। सचिव, इतनी क्या सचिवों की कमी हो गई है? यहां प्रमुख सचिव थोक भाव में घूम रहे हैं, जिनको कहने का तात्पर्य है कि कुछ खास लोगों को ही बड़े ज्यादा चार्ज दिए जाए।
कुछ खास लोगों को दो दो मंत्रियों के अंडर में कर दिया गया है, जिससे वो किसी भी विभाग का काम ठीक से नहीं कर सकते। आप देखिए कि अरे हो सकता है काबिल हो। नहीं, काबिल इतने नहीं है, वो अपना विभाग देख ले बहुत है। आप बताइए, जब मंत्री, इसका नाम मंत्री नाकाबिल है, मतलब मंत्री तो एक ही विभाग देखेगा, लेकिन प्रमुख सचिव इतने योग्य हैं, अकेले अपरिहार्य हो गए हैं कि उनको दो दो मंत्रियों के साथ, अब वो दोनों मंत्रियों के कई प्रति लोग भैया 10-10 देख रहे हैं पांडे जी, इतने नहीं, काबिल हैं हमारे 10 यहाँ दे के दें, अफसर। 20 दे दें, लेकिन देखिए हम लोग भी शासन में रहे हैं। और आप भी एक टाइम 4-4 विभाग देखते थे, क्यों कहलवाना नहीं, चाहते हो पांडे जी? नहीं, वो देखते थे तो चार आप तो चार काबिल विभाग, थे, अब लेकिन दूसरे वो नाकाबिल हो गए। लेकिन बिना देखिए ये चीज देखनी चाहिए कि जब आपका अधिकारी कम हो तब तो आप दीजिए चार्ज। आपके पास अधिकारी तो थोक भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा, जिन मंत्रियों को इन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास भी किया है, संतुष्ट हुए कि नहीं वो लोग? संतुष्ट कहाँ होंगे वो? जिन लोगों को आपने तैनात किया है, क्यों अमित मोहन हट गए? अब तो ब्रजेश अमित पाठक मोहन हट गए तो उनकी जगह पार्थ सारथी से शर्मा जी आ गए। हाँ तो अच्छा, उनका जो पृष्ठभूमि पुरानी है, जिसके शर्मा बारे में और पाठक आमतौर अब पे कहा combination जाता- बढ़िया नहीं, चलेगा। उनका तालमेल जो है अच्छा नहीं रहा है, जो इतिहास बताता है। अच्छा, तो क्या वो उनके लिए कितने फायदेमंद होंगे, अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि पाठक जी खुश होते हैं या पाठक जी दुखी होते हैं। तो केशव जी का भी तो ठीक हो गया। हाँ, केशव जी का तो और खराब हो गया। आपको तो का सब बुरा ही बुरा लग रहा है नहीं, भाई एक जी। तो आप नहीं देखिए, हम तो तर्क के साथ कह रहे हैं कि केशव जी के साथ हिमांशु कुमार को लगा दिया इन्होंने। तो अब हिमांशु कुमार जी जो है थोड़ा पूजा पाठ में विश्वास करने वाले और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनके इसमें पास प्रॉब्लम क्या है? नहीं, आपत्ति ये है कि उनकी रुचि जो है ठीक। वो देखिए, अभी तो विवाद आप में कुछ रह बात के आए। छिपा रहे हो पांडे जी। नहीं, वो एक विवाद हुआ था, आपने देखा होगा, 2 महिलाओं का जो IAS अफसरों का विवाद था, उसमें वो अभी विवादास्पद रहे हैं खुद ही, तो उनको भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में जी। तो आपको नहीं पता। उसी तरह संदीप सिंह नहीं, मुझे कुछ नहीं पता ये सब, आप ही को पता रहता है सब। ना, हमको क्या पता रहता है, सबको पता है, आप जान के भी अनजान बने। अच्छा बोलिए। संदीप सिंह बेचारे सीधे मंत्री हैं। अब उनके साथ अभी दीपक कुमार जी थे, तो उनको आराधना शुक्ला वाला भी विभाग उनको दे दिया गया, माध्यमिक शिक्षा। अब आप बताइए कि एक सज्जन मंत्री है, वो कहां से इनको कंट्रोल कर पाएगा, दीपक कुमार जी को, इतने मजबूत आप अफसरों को इतना क्यों जालिम टाइप को क्यों शो करना चाहते हो? आप नहीं, जैसे कह रहे हो मंत्री शरीफ हैं और ये अफसर आ गए मार डालेंगे, ऐसे क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हो आप? देखिए, खुली डिबेट कर रहे हैं। डिबेट का मतलब होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों में बातें सुनी जाती हैं। हम उन चीजों की ओर आपका ध्यान इंगित कर रहे हैं कि इससे फायदा नहीं होना है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, एक ही प्रमुख सचिव को आप महानिदेशक भी बनाते, HOD भी आप बना दे रहे हैं। तो जब HOD भी वही हो गया, प्रमुख सचिव भी वही हो गया। अच्छा, सबसे ज्यादा चर्चा उनकी है नवनीत सहगल की। नवनीत सहगल के साथ तो जाती हुई, अच्छा, हाँ ना, इसलिए जाती हुई कि देखिए, कुछ भी हो, हम ये ईमानदारी, भ्रष्टाचारी या किसी और निबंध पे जाना भी नहीं चाहते, लेकिन योग्यता के हिसाब से अगर आप देखिए तो ये सही है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज को लाने में हर गवर्नमेंट ने उनका इस्तेमाल किया है, और ये सही है बिल्कुल कि नवनीत सहगल से ज़्यादा विजनरी आदमी या कैपेबल इस मामले में कम से कम कि जो वो उद्योग ले आते थे, अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी प्रयोग करके, और इन जनरल भी ही इज़ कॉम्पिटेंट मैन। तो अगर कोई शिकायत है उनके खिलाफ तो आप जांच करा लीजिए, लेकिन उनको उस पद से हटा करके महत्वहीन कर देने से क्या राज्य को फायदा होगा? देखिए, ये चीजें उचित नहीं है। पहले तो बहुत लड़ते थे आप उनसे। नहीं, लड़ते थे तो जब अगर उनकी कमी होगी तो लड़ेंगे, लेकिन अगर कमी उनकी नहीं है तो आखिर उनका समर्थन भी तो होना चाहिए कि उनके साथ जाती हुई है। क्योंकि यहाँ पे आप जितने उद्योग देख रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए, अभी जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आम जनता भी देख रही थी कि इन्होंने बहुत मेहनत की और ये विदेशों तक गए, विदेशों में अपने संबंधों का प्रयोग किया। बड़े ठीक है, अब खेलकूद बढ़ाएं आगे। खेलकूद देखिए, खेलकूद है विभाग, लेकिन खेलकूद में क्या स्थिति है भारत की और उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, आप देख लीजिए। खेलकूद की यहाँ कोई। थैंक यू पांडे जी। नेक्स्ट राउंड में आपको बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। हरीशचंद्र जी के पास चलते हैं, भारत सरकार में सेक्रेटरी रहे और बहुत ही जाने माने अधिकारी रहे उत्तर प्रदेश के। ये जो ताज़ा तबादले हुए 16 अफसरों के, आप क्या राय रखते हो? पांडे जी तो बड़ी बोल्ड राय रखे हुए थे। देखिए, ये तो मैं 1974 से देख रहा हूँ कि तबादले तो होते रहते हैं जी। ये तो सरकारों में रूटीन काम है।
लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी फंक्शन करती है, मुख्यमंत्री और उनके सलाहकारों पर निर्भर करता है। ये देखिए, पुरानी कहावत है कि अगर घुड़सवार नादान है, अगर अपने घोड़े को चाबुक नहीं लगाना चाहता, उसको डायरेक्शन नहीं देता, तो उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी है वो भी बिगड़ जाती है। तो मेरी कहने का मतलब है कि ये तो सरकार पर निर्भर करता है। इधर के वर्षों में मुझे ज़रूर ये देखने को मिला है कि ये अधिकारियों में नए ज़मींदार आ गए हैं। मैंने देखा है, जो सरकार की चिंता है उस समय अपने को शामिल करते हुए, ये मैंने देखा है कि टेलीफोन नहीं उठाते। हमारे जैसे अफसर को जब टेलीफोन करते हैं जेन्युइन बातों के लिए तो उठाते नहीं। और कोविड की बात हुई है, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से देखा था, जैसे क्या होता, सपाटा सटापा एकदम, कोई आदमी टेलीफोन पर नहीं आता था, जैसे लगता था सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मुझे बड़ी देख करके हैरत हुई। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलता था, अस्पताल में जगह नहीं थी, कोई टेलीफोन नहीं उठाता था। अब मैंने देखा, ये आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, एक लाइन इस्तेमाल की, मैं उस लाइन को रिपीट करना चाहता हूँ। ये आप ही के कहे शब्द हैं कि अधिकारियों में नए जमींदार आ गए हैं। इसका क्या मतलब है? आपने कहा कि अधिकारियों में नए जमींदार आ गए हैं, व्हाट डू यू मीन? नहीं, मैं इस संदर्भ में कह रहा था कि जैसे लोगों की जेन्युइन बातें होती है। मुझे ये भी जानकारी फील्ड से मिली है कि हेलो जी, मैं मुझे सुन रहा हूं। जानकारी ये भी मिली है कि जो आम लोग आते हैं, अपनी शिकायत लेके आते हैं, उनको खड़ा कराए रखते हैं, उनके बदतमीजी के साथ पेश आते हैं। ये लोकतंत्र में ये कतई बर्दाश्त नहीं होने लायक है। मुझे एक किस्सा मालूम है, मैं एक बार अपनी पत्नी के साथ सहारा अस्पताल में गया था और सरकारी डिपार्टमेंट से मैंने कोविड टेस्ट कराया था, और सहारा अस्पताल वालों ने कहा कि नहीं, फिर आप यहाँ भी कराइए। मैंने कहा कि भाई, सरकार की क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब हो गई है कि मुझे तुम्हारे यहाँ फिर कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ये सरकार का एक गिरता हुआ अकबाल है। और मुझे याद है, इन सरकारियों ने कोई उनके सहारा अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अरे तो गंभीर मामला है ना, तो इसको टेकअप करना चाहिए। ये जो मंत्रियों और सेक्रेटरीज के बीच एक बड़ा अनप्लीजेंट माहौल यूपी में चल रहा है, इस तबादलों के बाद क्या आप मानते हैं कि मंत्रियों और सेक्रेटरीज के बीच का जो टसल है अब समाप्त होगा और ये लोग जनहित में ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर पाएंगे काम को? अब देखिए, मुझे ये पृष्ठभूमि मालूम नहीं है कि क्या इन अधिकारियों मंत्रियों में क्या था। अब ये निर्भर करता है कि किस मुद्दे पर दोनों में अनबन थी जी। अगर पैसे के बंटवारे के बारे में अनबन थी तो दूसरी बात है, अगर इफिशियंसी की बात थी और कानून नियम के अनुसार काम करने की बात है, और डिलीवरी नहीं थी, तो दोनों दो मुद्दे हैं, तो उस पर देखा जाना चाहिए। शुक्रिया आपका सर। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी सबसे पहले वो पत्रकार हैं जिन्होंने जनता के समक्ष ये भूचाल वाली खबर ब्रेक की 8:39 सुबह, जब लोग तैयार हो रहे थे उस वक्त वीरेंद्र जी ने ये ब्यूरोक्रेसी वाला बम फोड़ा और लोग हैरान रह गए। बड़े से बड़े ताकतवर धड़ाम हो गए और जो घर पर सो रहे थे उनको महत्वपूर्ण तैनातियाँ मिल गई। तो इस भूचाल के मायने क्या हैं और लोक भवन पर अब फाइनल कंट्रोल और उस अथॉरिटी कौन बना, अब आगे कैसे ब्यूरोक्रेसी चलेगी, वीरेंद्र जी बताएंगे। यस वीरेंद्र जी, गो अहेड। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ ये आधी रात के बाद हुआ। 2 बजे तक कार्यालय खुले रहे मुख्यमंत्री के यहाँ और उसके बाद अफसरों को काफ़ी रात तक जागना पड़ा। 4 बजे लोग अपने घरों को पहुँचे। आज का तबादला योगी पार्ट 2 की सरकार बनने के बाद 5 महीने बाद ये सबसे बड़ा शासन का परिवर्तन है और इसकी उम्मीद बहुत समय से लोग कर रहे थे कि इस प्रदेश में कब परिवर्तन होगा और मंत्रियों को उनके हिसाब से प्रमुख सचिव मिलेंगे और ये काम की गति आएगी। लेकिन आप देखिए कि न काम की कोई गति आई और ये 5 महीने में विवाद बहुत आया। स्वास्थ्य विभाग का जो तबादला था उसको लेकर भ्रष्टाचार का शोर उठा, पीडब्ल्यूडी में तबादले को लेकर बवाल मचा
अब दोनों डिप्टी सीएम के प्रमुख सचिव हटाए गए, लेकिन आज का तबादला देख के ब्रजेश जी मन कहता है कि वही दोनों अच्छे थे पहले वाले ही, अब तो और नर्क में भी ठेला शुरू हो जाएगा, अब तो और आफत पैदा कर दी। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। ये बात भी फिर साफ हुई कि इस बार के तबादलों में एसपीजी की खूब चली और एसपीजी ने जिसको चाहा उसको पद से नवाजा। तो योगी सरकार का ये जो पार्ट 2 का जो सबसे बड़ा निर्णय है ब्यूरोक्रेसी का, वो आज आप सबके सामने है। कितने ऐसे लोग थे जो आसमान से नीचे गिर गए जमीन पर, कितने ऐसे लोग थे जो जिनको पूछा नहीं जा रहा था, वो कई कई सालों से किनारे पड़े थे, उनको फिर से मुख्यधारा में आने का मौका मिल गया। एक चीज ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी रीढ़ विहीन है, जितना झुकाना चाहे मंत्री अफसर मुख्यमंत्री सरकार उतना झुकती है, अच्छी पोस्टिंग के लिए हर समझौता ये करते हैं। ये बात पहले कभी ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन आज कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो सरकार के पसंदीदा हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेसी में पद बंटते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अवनीश अवस्थी जैसे अफसर का रिटायरमेंट होना, ये खालीपन अचानक से आया, लेकिन लोग कहते थे कि वो जाते जाते कुछ ना कुछ ले गिरेंगे, वो खाली हाथ नहीं रहेंगे। लेकिन योगी सरकार ने उनको खाली हाथ कर दिया, एकदम उनके सारे विभाग दूसरे प्रमुख सचिवों को बांट दिए। लोग बड़े आश्चर्य में हैं कि सरकार ने ये निर्णय कैसे किया और क्या ये निर्णय आगे सस्टेन करता रहेगा और आगे लंबे समय तक रह सकता है, या अवनीश अवस्थी का सरकार कोई समायोजन करेगी। उनके जाने के बाद जो कड़ी बननी थी, जो एक चैन बनी, जो एक जब कोई रिटायर हो, देखिए तबादलों पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। कोई रिटायर होगा तो वहाँ नई तैनाती करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री और सरकार चलाने का निर्णय उनको करना होता है। इस पर बहस या विश्लेषण नहीं हो सकता। विश्लेषण इस बात पर हो सकता है कि जो तैनातियाँ हुई उनकी छवि कैसी है, वो किस तरह के अफसर हैं और कितने काबिल हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब आप देखिए कि आज के तबादलों में जो महिला अफसर थीं, इन 3 महिला अफसर और अब किनारे लगा दी गई। मेन स्ट्रीम में कोई महिला अफसर ज़्यादा बची नहीं है ब्यूरोक्रेसी में। कल्पना अवस्थी को राज्यपाल के यहाँ भेज दिया गया, आराधना शुक्ला को आयुष में डाल दिया और मोनिका गर्ग को अब सरकार ने भेज दिया है अल्पसंख्यक कल्याण में। ये महिला अधिकारियों से कोई प्रॉब्लम है? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। सब महिला ज्यादातर क्या मतलब 99% से पुरुष अफसरों ने कब्जा कर रखा है। देखिए, आप महिला अफसरों को कोई बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने नहीं दी है। कुछ एक हैं जो, आप अनीता सिंह को देख लीजिए, पिछले 3 साल से 4 साल से वो किनारे ड्रग और खाद्य औषधि विभाग में पड़ी हुई हैं, उनको किनारे कर रखा है सरकार ने। आज 3 महिला अफसरों को जो अभी तक मुख्य धारा में थी उनको भी किनारे लगा दिया। अब बात आती है नवनीत सहगल की, जो सरकार कोई रही हो हमेशा मेन स्ट्रीम में रहे। कैसे चूक गए इस बार? वो क्या हुआ, क्या अचानक? सहगल को लेकर कुछ बातें चर्चा में हैं कि वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह बनना चाहते थे, शायद कहीं से प्रेशर बनवाया, शायद वो नहीं बन पाए, ये कारण हो सकता है। दूसरा, वो यूपीडा में भी जाने की इच्छा रखते थे। ये सारे विभाग पहले अवनीश अवस्थी के पास थे, मतलब अवस्थी का विभाग चाहिए था उनको, ये मतलब है आपका? लोग कहते हैं कि जाते जाते अवस्थी ने इंतजाम कर दिया। ऊर्जा विभाग भी वो देखिए अवस्थी के पास था, जिसको सहगल की पसंद थी। अब सहगल साहब ब्यूरोक्रेसी में खेलते खेलते आखिर खेल कूद महकमे में पहुंच गए। अब वहां खेलने कुछ बचा नहीं है। पर कमजोर खिलाड़ी नहीं है, हो सकता है धमाकेदार वापसी कर ले। अब उनके पास 11 महीने का समय है। वो नौकरी के आखिरी दौर में आकर सरकार की नज़रों में इस तरह से उनका ग्राफ गिरेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। अब कमजोर और मजबूत का कोई पैमाना दिखता नहीं है कि उनकी वापसी हो पाएगी। ये व्हाट अबाउट संजय प्रसाद? ये तो सबसे ताकतवर मतलब निकले। देखिए, संजय प्रसाद इस समय महाभारत के उस संजय की तरह है जो योगी के आंख के साथ साथ नाक और कान भी बने हुए हैं। संजय प्रसाद मुख्यमंत्री का कार्यालय के प्रमुख सचिव भी हैं और प्रमुख सचिव गृह भी रहेंगे। सूचना जैसे बड़ा विभाग भी उनके पास है। इतनी ताकत
पहले किसी अफसर के पास नहीं रही, चाहे 19 अवस्थी भी रहे हों। तो अब उनको 19 अवस्थी से ज़्यादा काम करना होगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है जी कि ब्रजेश पाठक को अब भी अपने प्रमुख सचिव से मुक्ति नहीं मिली। अमित मोहन प्रसाद का कद जरूर घटाया गया, लेकिन पार्थसारथी सेन शर्मा को वहां पर लाया गया। वो बताया जाता है कि वो एसपी गोयल की पसंद हैं। वो अखिलेश यादव के सेक्रेटरी रहे पंचम तल में उनके साथ, लेकिन वो एसपी गोयल की भी पसंद हैं। और एक सज्जन आज कह रहे थे कि अगर ऐसे अच्छा अमित मोहन प्रसाद ही रहते तो पाठक जी का ज़्यादा सुना जाता विभाग में। अब आगे क्या होगा ये अलग बात है। हाँ, अभी हरिशंकर जी भी कुछ कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया था क्योंकि मुझे जानकारी कम रहती है इन सब विषयों की। देखिए ब्रजेश जी, कुछ ऐसे अफसरों का भी मुख्यधारा में वापसी हुई जिनको आना चाहिए था, जिनकी एक छवि है। कुछ उसमें ऐसे भी है कि उनको एक अवसर सरकार ने दिया, सुधर जाओ। महेश गुप्ता को ऊर्जा विभाग में लाया गया। सुधीर बोबड़े पिछले काफ़ी समय से राजस्व परिषद में थे, उनको लाया गया शासन में मुख्यधारा में। डॉक्टर हरिओम जो पिछले 6 साल से, चौंकाने वाला नाम था। हाँ, वो पिछले 6 साल से सरकार की नज़रों से दूर थे, सरकार ने किराने कर रखा था, लेकिन उनको उनके सब्र का फल मिला और वो प्रमुख सचिव समाज कल्याण बनाए गए। मुख्यमंत्री ने कुछ अफसरों पर भरोसा जताया और ये कह सकते हैं आप कि उनको एक मौका दिया है कि काम करके दिखाओ। अब ये आगे आने वाला वक्त तय करेगा कि वो लोग जी वीरेंद्र जी कैसा परफॉर्म करते हैं और कहाँ जाते हैं। जी देखिए, सियासत में ये बात सब लोग जानते हैं कि सरकार में जब भी कोई बात होगी तो निर्णय मुख्यमंत्री करेगा। सरकार मुख्यमंत्री चलाता है, मंत्री खुश रहें ना रहें। चापलूसी हमेशा एक कला रही ब्यूरोक्रेसी में। चापलूस आदमी कभी स्वाभिमानी नहीं होता, वो पद पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक साहित्यकार ने लिखा कि वो शख्स जो मुझसे कद में, साहित्यकार हैं सब डिबेट के लिए जरूर लिखते हैं। एक साहित्यकार ने लिखा कि वो शख्स जो मुझसे कद में पड़ा था, हाँ। जब देखा तो किसी और के चरणों में पड़ा था। तो जिसे हम ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा मानते हैं जी, वो कैसे कहाँ लौटा रहता है वो आप अंदाजा लगाइए। ब्यूरोक्रेसी में अफसरों के लिए कहा जाता है कि कुछ अफसर ऐसे हैं जिनका शरीर मर गया है, उनकी आत्मा भटक रही है, वो पद पाने की खातिर कुछ भी करने, उल्टा लटकने को तैयार हैं। तो ये बड़ी बड़ी विचित्रताएं हैं। अदम गोडवी ने लिखा है एक जगह कि कुछ पूछ वाले वफादार हैं जो दुम हिलाते हैं, तलवे चाटते हैं, रंगे सियार हैं और इसी के दम पर वो कर लेते हैं कुछ पद प्रतिष्ठाएं अपने नाम। तमाम सारी व्यंग लिखे गए हैं। जी वीरेंद्र जी, तो इस देश में ब्यूरोक्रेसी में तो बहुत सारी चीज़ें आती रही हैं, लेकिन अफसरों को और इस देश के हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि इज्जत, शोहरत, ताकत ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। समय के साथ ये बदलती रहती है और सबको एक दिन बदलना पड़ेगा। जो नहीं बदलेगा वो पछताएगा। ये दौर रहता है, वो दौर जब बीत जाता है तो आपको आम आदमी की तरह सड़क पर जीवन जीना पड़ता है। जी, हुनर होगा तो दुनिया कदर करेगी, एड़िया उठाने से किरदार ऊंचा नहीं होता। तो आज मैं सुनाऊंगा कुमार विश्वास का 4 लाइनें, जिसमें कुछ लोग आज पूरी रात नहीं सोए और कुछ लोगों की लॉटरी लग गई, कुछ लोगों की किस्मत का ताला खुल गया। सुनिएगा कि किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, तुम्हारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। और तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना कि तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने काम ही ऐसा क्यों किया अमित पुरी जी कि लोग रोक रोक के रात गुजारे भाई? अब देखिए, जैसे महिला अफसरों का मुद्दा उठाया, मोनिका गर्ग का भी तबादला कर दिया। कम से कम 2-4 महिलाओं को मेन स्ट्रीम में तो रखो भाई, उनको कुछ तो जगह दो। मैं देखता हूँ आप लोगों ने महिला अफसरों को डंपिंग यार्ड में डाल रखा है एकदम, क्यों? ब्रजेश जी, मैं आज इस दौर में 2-3 चीजें सोच रहा था बैठे बैठे, जब अवसर आएगा जी। अभी 4, 4.5, 5 साल से हम सुन रहे थे, रेणुका कुमार जी हों, आराधना शुक्ला जी हों, मोनिका गर्ग जी हों, ऐसे तमाम अफसरों के बारे में था कि सरकार को कतई नहीं सुनती, अपनी चलाती हैं, फलाना है, ढिमाका है।
ओडेसिटी के लेवल तक चली जाती हैं। आज जिन चीजों के लिए और सरकार कुछ नहीं कर पा रही, ठेंगे पे रखते हैं, और आज उस पर निर्णय हुआ तो भी हम गाली खा रहे हैं। नवनीत सहगल जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें हुई। अभी तक हम सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर मीट फर्जी थी, इस खाली धन की बर्बादी थी, लोगों को ऑब्लाइज करना था। आज विपक्ष के भी कई स्वर कह रहे हैं कि नवनीत सहगल जी अच्छा काम कर रहे हैं। ये उनकी पॉपुलैरिटी भी नहीं, हम समझ ही नहीं पाते कि खाली आलोचना करने के लिए आलोचना करनी है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश की वो ब्यूरोक्रेसी है जिसके आईएएस संघ ने खुद सेलेक्ट करके 3 भ्रष्ट अधिकारियों मोनिका गर्ग को क्यों हटवा दिया आप लोगों ने? नहीं, उच्च शिक्षा विभाग के अंदर बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि कई निर्णयों को ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे थे बहुत दिनों से। मुझे इसे कहने में कोई शर्म नहीं, मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूं। आपने बचाव का एक शब्द चुन लिया है कि ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे थे। इसलिए शब्दावली के जाल में मत फंसाओ। यहाँ सब पढ़ा लिखा आदमी बैठा है, पढ़े लिखे बिल्कुल है ना। अगर कैबिनेट के डिसीजन ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे थे, तमाम सारे विश्वविद्यालयों के निर्माण की गति, उसकी प्रगति जिन्हें मुख्यमंत्री जी ने खुद कई जगह जाकर के देखा है, खुल के कहो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, आइए अब मैं बता रहा हूं ना, कांग्रेस को बड़ा दर्द था। उनके राज में तो यहां बैठे हैं हरिशंकर पांडे जी, हरिश्चंद्र जी भी बैठे हैं। भाई वो कौन अधिकारी थे कि जो गांधी प्रतिमा पे जाके धरने पे बाजाब्ता बैठ गए थे? सरकार इतनी अच्छी चला रहे थे कांग्रेस के मित्र कि अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से धरने पे बैठना पड़ता था। अब तो किसी सरकारें इतनी अच्छी चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जाके धरना कर लेते थे। उत्तर प्रदेश में तो मुंह खोलने की भी औकात नहीं किसी की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के आईएएस संघ ने खुद 3 भ्रष्ट अधिकारी चुने। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू पुरी जी, शुक्रिया आपका। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नाहिद जी, ये तो बात सही है कि मतलब वो तब आप कह रही थी कि इन्वेस्टर समिट माने कुछ नहीं, आप कह रहे हैं कि नवनीत सहगल ने बहुत काम किया था। ये बात तो पुरी जी की ठीक लग रही है। अरे ब्रिजेश जी, नहीं ब्रिजेश जी, ये बात पुरी जी ने ठीक कही है कि इन्वेस्टर मीट में अरबों रुपए का बर्बादी हुई है। और ये जो बर्बादी हुई है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे उनकी आवभगत में बर्बादी नहीं हुई है, ये जो राजनीतिक लोगों के आवभगत खातिरदारी में बर्बादी हुई है। ये तो जग जाहिर है, ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें। और अभी मैं सुन रही थी कि महिला अधिकारियों की भी बात हो रही थी। अरे तो बीजेपी तो आज से नहीं, वर्षों से महिला विरोधी पार्टी है। ये वो पार्टी है जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, इनके नेता कार्यकर्ता, के बीच से अपने लिए पॉइंट चुन ली। अभी तो अरे ब्रिजेश जी, अभी तक तो पुरुष ही महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे थे इनकी पार्टी के। अब महिलाएं भी महिलाओं का उत्पीड़न कर रही हैं। जैसे देखिए, रांची की महिला सीमा पात्रा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बीजेपी की, उसने किस तरह से एक आदिवासी समाज की महिला के साथ बर्बरता की सारी हदें पार की। और फिरोजाबाद में बच्चों को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे, इनकी महिलाएं। फिरोजाबाद में देखिए, बच्चा चोरी कर लिया गरीब महिला का, बीजेपी की नेत्री पार्षद विनीता अग्रवाल ने। और फिर आप जो बात कर रहे थे अभी तबादलों की, देखिए तबादला अगर होना ही है उत्तर प्रदेश में, तो बेहतर है कि योगी जी का तबादला हो जाए, वो अपने मूल प्रदेश चीन के बॉर्डर उत्तराखंड वापस चले जाएं। वो यहाँ के तो है भी नहीं, वैसे भी वहां के चीफ मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ से पलायन करके वो वापस आ जाएं, हम सारी सुख सुविधा देंगे। और गृह सचिव के तबादले से क्या फायदा? अरे अगर कुछ वैसे भी गृह मंत्रालय में ठीक से काम नहीं हो रहा, तभी तो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। बेहतर है कि गृह मंत्री मैडम, शुक्रिया आपका। उमाशंकर पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता, 2 बार गोरखपुर चले जाते हैं। ये पुरी जी कह रहे थे कि जब आपकी सरकार थी तो अफसर प्रदर्शन करते थे, इनकी सरकार है टाइट एकदम, फुल कमांड। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित पुरी जी। हमारे यहाँ तो इतनी स्वतंत्रता थी कि अधिकारी धरना कर लेता था। अपना बता दीजिए, सर्विस कंडक्ट रूल के खिलाफ सुन तो लीजिए, सर्विस कंडक्ट रूल के खिलाफ सुन। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी है जिसे राज चलाना आता था। हाँ, वो जो 200 प्रशासन चलाना आता था, आपके 200 भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कांग्रेस सरकार के धरने पे बैठे थे। आपके 200 विधायक आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे। हाँ। उसके बारे में क्या चर्चा करेंगे? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की। के जजेस सड़क पे उतर के पहली बार जनता से न्याय की गुहार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पैदार हुई, वो सो कॉल्ड खान मार्केट लॉबी थी। सीबीआई में वो सो कॉल्ड खान मार्केट लॉबी थी। क्या करेंगे? जो 10 जनपद से प्रायोजित थी, 10 जनपद से प्रायोजित थी राजावाली लॉबी।
ऐसा 10 जनपद से प्राइवेट डी राजावाली घुड़सवारी नहीं आती, वही हरीश डी चंद्र जी राजावाली बता रहे लॉबी थे पहुंच गई थी कि उन मुख्यमंत्री जजेस को के पास घुड़सवारी प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस आती, के तो हटाइए अधिकारी ये निरंकुश पेगासस हो का गए खेल हैं। खेला कांग्रेस ने झूठा। अधिकारी आपके कांग्रेस ने शासन में पेगासस का निरंकुश खेल हो खेला। गए हैं। कांग्रेस आप तो देखिए झूठ का बेरोजगारी पुलिंदा करती है। लगातार बढ़ रही है, False सभी narrative विभागों create में करके public भ्रष्टाचार debate के है। अंदर बिजली मोदी विभाग सरकार की में बैचिंग स्मार्ट करो, मीटर जो है बीजेपी की वो बैचिंग पूरी करो। फुल ये स्पीड से कांग्रेस का भाग रहे हैं। sole political स्वास्थ्य agenda है। विभाग में अपनी स्ट्रेचर पार्टी में नहीं मिल अध्यक्ष रहे हैं। मिलता नहीं। लास्ट नहीं, समय मतलब में आपस में लड़ना जरूरी है क्या? पार्टी पुरी जी, चला नहीं पा रहे। सिर्फ उमाशंकर बोलेंगे, उमाशंकर की बारी है। पुरी जी गलत बात तो देखो, आप किस उमाशंकर आधार जी पर अपनी बात तबादला कंप्लीट करें? करो। ब्रजेश जी मैं देखिए मेरी बात ये होने नहीं दिए। हाँ बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूं ब्रजेश जी, तबादले पे, आखिर तबादले का आधार बता दीजिए। स्वास्थ्य विभाग कोरोना काल से लेके आज तक बर्बाद है। शिक्षा विभाग में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होती जिसका पेपर लीक नहीं हो जाता। बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। महंगाई थम नहीं रही है। किस आधार पर ये तबादले हो रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ये जितने अधिकारी हैं या तो तय कर लीजिए कि उनका परफॉर्मेंस के आधार पर हटेंगे, लेकिन अगर आपसी लड़ाई पीएमओ और मुख्यमंत्री ऑफिस की लड़ाइयों के बीच में उत्तर प्रदेश उलझा रहेगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू, शुक्रिया मैं आपका। स्मार्ट मीटर की बात कर रहा था ब्रजेश जी, मैं दवाइयों के घोटाले मैं की सब बात कर रहा था, किसी दिन रख लेंगे पर्चा डिबेट। लीक की बात आप कर रहा तबादले पे था। बात ये कर लें। सरकार चल रही है। हरिश्चंद्र जी ठीक कह रहे थे कि घुड़सवार अनुभवहीन है, इसलिए अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर उत्तर प्रदेश का हरिशंकर जी भाग्य और शुक्रिया। भविष्य आप बर्बाद थोड़ा कर चुके हैं। तसल्ली हरिशंकर जी, अभी मंत्री और सेक्रेटरीज के झगड़ा खत्म हो जाएगा या अभी चलेगा? देखिए ये झगड़ा तो और बढ़ेगा, लेकिन एक साथ साथ हमारा एक संदेश है ब्यूरोक्रेट्स को भी कि वो अवनीश अवस्थी जी से सबक लें, क्योंकि अवनीश अवस्थी जैसे जितना उन्होंने आप ये कह दिए कि मक्खनबाजी की या जो भी की, चाटुकारिता की, उसकी पराकाष्ठा भी की और दिए और अगरबत्ती तक अपने हाथ से जलाए। रिस्क भी तो लिया खुद का, नहीं जो भी लिया, अपने को लेकिन रिस्क आप भी तो बताएं कि उनकी इतनी वापसी जिस तरह से उनकी वापसी हुई है और सत्ता रिटायर हुए जिस तरह, ये भी बात सुनने में आई है, हवा में है, उसकी हम पूरी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता शीर्ष से आज मिलने की कोशिश की तो वो कामयाब नहीं हो सके और सत्ता शीर्ष ने उनसे मिलने से मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये तो प्रकृति का नियम है, रिटायर तो होना ही पड़ता है, और उसके बाद वो अपना समूह लेके लौट आए। आप सोचिए कि जिस आदमी ने इतना कुछ किया, जिसने अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम डालने के लिए घर घर दिए जलाए, अपने हाथ से फोटोशूट करके अपलोड किया, और उसकी ये दुर्दशा, इसके बावजूद अगर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी न समझे और ये समझे कि हम इनके नज़दीक हैं, तो कोई किसी का यहाँ नज़दीक नहीं है। पर इनको चाहिए कि अपने अधिकार का इस्तेमाल ये भी करें और मंत्री भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। किसी दूसरे के सहारे और प्रमुख सचिव के सहारे अगर वो समझता है कि हम जो है शासन कर लेंगे तो ये उसकी भूल है, जैसे कि निकट भविष्य में होने जा रहा है। आप अनार्की फैलाने वाली बात भाई कर रहे हैं। अनार्की कुछ नहीं है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना अनार्की नहीं है। भाई प्रमुख सचिव के पास सचिवालय मैनुअल के हिसाब से जो अधिकार हैं वो इस्तेमाल आप करिए, मंत्री के पास जो अधिकार हैं वो इस्तेमाल करें। अगर ये मंत्री सोचे कि हम बिना अधिकार का इस्तेमाल किए हम केवल हाईकमान से संबंध बना करके हम जो है इनको चेंज करा देंगे और फलाने करा देंगे, तो देखिए जिसमें अपनी ताकत नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप कानून से, संविधान से बंधे रहकर अपने ताकत का इस्तेमाल करिए। जिस समय जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसका निष्ठा के साथ प्रयोग करते हुए। हरीशचंद्र जी शुक्रिया आपका। हरीशचंद्र जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पांडे जी तो आज बड़े टफ हैं, आज ये कुछ मतलब खेलने के मूड में। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ जी। कि अधिकारियों को हम लोगों के लिए संविधान देश का है, बाइबिल है, गीता है, कुरान है। संविधान के अनुसार जो देश का कानून है उसको अक्षर से पालन करना चाहिए। ये पांडे जी ने एक बात कही थी, मैं आपको ये ताज्जुब होगा कि जब मैं कलेक्टर फतेहपुर था तो विधायकों ने फर्जी सर्टिफिकेट जारी की थी जात का, और मैं बंद करने जा रहा था। ये बात सही है कि सरकार ने मेरा तबादला कर दिया, लेकिन सरकार ने इस कदम को अप्रिशिएट किया था कि नहीं, मैंने जो कदम उठाया था वो ठीक उठाया था और गलत जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
और एक और बात कहना चाहूँगा कि जो अच्छे अफसर हैं इस सरकार में मैंने देखा है, रेणुका कुमार बहुत अपराइट और ऑनेस्ट अफसर थी। किस तरह से उसके साथ सरकार ने, भारत सरकार ने व्यवहार किया है, ये निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर उस अधिकारी संविधान के अनुसार, कानून के, तो उसकी सम्मान की जानी चाहिए, इज्जत की इस्तीफा देना चाहिए। पड़ रहा है। और पांडे जी ने एक बात जो कही, ये अभिव्यक्ति, हाँ, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी तो होनी ही चाहिए। हम लोग संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत ये अभिव्यक्ति होती है, लेकिन मुंह में ताला नहीं। मैं तो अपने मुख्यमंत्रियों को जाके बता देता था कि ये काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता। आपको दूसरा सचिव रखना, प्रमुख सचिव रखना, रख लीजिए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन आज और ये अफसरों में मैंने देखा है कि कुछ अफसर हैं वही घुमा फिरा के मलाईदार पोस्टों पर बने रहना चाहते हैं। इस सरकार में, कम से कम योगी जी की सरकार में, मैंने देखा है कि इस तरह के अफसरों को किनारे लगा दिया। ये मैं समझता हूँ कि अच्छा संकेत है कि इन्होंने उनके बहकावे में नहीं आए। नहीं बहुत तो शुक्रिया सर सारे आपका, अफसर बहुत उन्हीं बहुत पोस्ट पर धन्यवाद। बने और मैं रहते थे। बाकी पैनलिस्ट जो हमारे मेहमान इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने विचार आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किए। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।